बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिस रफ्तार से हमारी आबादी या पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर बायोलॉजी ना होती तो हम इतनी ज़्यादा आबादी के लिए खुराक का बंदोबस्त ही ना कर पाते और बहुत से लोग कैद की नज़र हो जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना आया है, कोरोना से पहले भी बहुत से ऐसे अमराज आते रहे हैं, जैसे डेंगू हो गया, इसी तरह से सार्क हो गया, कांगो वायरस हो गया। इस तरह के बहुत से अमराज आए हैं और अगर बायोलॉजी बर वक्त कोशिश ना करती और उसका इलाज और उसका कंट्रोल हम तक ना पहुंचाती तो पता नहीं कितने लोग सफ़ाए हस्ती से मिट चुके होते। और क्या बायोलॉजी और साइंस के आने से क्या क्या हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियां हुई हैं और बाकी साइंसेस की वजह से इस ज़मीन पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ती जा रही है और एनवायरनमेंट तबाह होता जा रहा है। बायोलॉजी ने कैसे हमारी हेल्प की है कि हम इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें या इसको कंजर्व कर सकें। माय नेम इज़ इमरान खान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पॉइंट पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ फॉर मैनकाइंड, कि बायोलॉजी ने इंसानियत के लिए क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज़ बिन हेल्पिंग मैनकाइंड इन मैनी वेज, यानी इंसानियत की बायोलॉजी मुख्तलिफ तरीक़ों से खिदमत कर रही है, जिनमें से इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, खुराक के इजाफे के तौर पर हमारी खिदमत कर रही है, इन कम्बैटिंग डिजीज़, मुख्तलिफ बीमारियों का मुकाबला करने में हमारी हेल्प कर रही है, और प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो बायोलॉजी हमारे लिए सर अंजाम दे रही है, जिनमें से कुछ सर्विसेज को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्विसेज इन एरिया ऑफ फूड प्रोडक्शन। बिलखसूस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक शामिल है और चैप्टर नंबर 1 का जो ऑलमोस्ट ये लॉस्ट टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अक्सर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आ जाते हैं। डेली लाइफ में इसकी बहुत सी इंपॉर्टेंस है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फूड प्रोडक्शन को कहता है कि इंक्रीज बाय, हमने फूड प्रोडक्शन को क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इतनी बढ़ती हुई आबादी के लिए हमें खुराक प्रोवाइड करनी है, हमें फूड को इंक्रीज करना है, अदरवाइज लोग भूख से मर जाएंगे। बायोलॉजी ने हमारे लिए एक आसान तरीका निकाला है कि आप फूड को इंक्रीज कर सकते हैं 3 तरीकों से। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज, न्यू ब्रीड बनाएं, न्यू वैरायटीज बनाएं, अच्छी नस्ल के पौधे बनाएं, अच्छी नस्ल के जानवर बनाएं और ऐसी वैरायटीज बनाएं जिनकी आपको प्रोडक्ट या यील्ड बहुत अच्छी मिले और वो डिजीज रेजिस्टेंस हो। फिर आपने जितने भी प्लांट्स डिफरेंट वैरायटी के बना लिए उनको प्रोटेक्ट भी करना है और जो खुराक आपको बहुत ज़्यादा हासिल हो गया उसको प्रिजर्व भी करना है। इट्स मीन कि फूड प्रोडक्शन को कितने तरीकों से इंक्रीज किया गया है। देयर आर 3 वेज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। न्यू वैरायटी बनाकर और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट को हिफाजत में लेकर और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को प्रिजर्व करके। सबसे पहले हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से न्यू वैरायटीज बनाई गई हैं। वैरायटी जो वर्ड है, वैरायटी के लिए एक वर्ड, डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं। एक वैरायटी वर्ड यूज होता है, एक वर्ड ब्रीड यूज होता है और एक वर्ड रेस यूज होता है। जैसे हम कह रहे होते हैं ना कि ये गंदम की बहुत अच्छी ब्रीड है, ब्रीड मीन वैरायटी या नस्ल है। तो वैरायटी, हमने ऐसी वैरायटीज बनानी है जिनके अंदर पैदावार अच्छी हो, यानी कि उसका फल अच्छा मिले, खुराक अच्छी मिले और उसमें डिजीज क्या हो, वो डिजीज रेजिस्टेंस भी हो। वो कहता है कि प्लांट प्रोडक्शन हैज बीन ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड। हमने प्लांट प्रोडक्शन को यानी फूड प्रोडक्शन को बहुत हद तक बढ़ा लिया है बाय इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटीज, यानी पहले से मौजूद वैरायटी को आप इंप्रूव करें, उसमें अच्छी जीन्स ऐड करें, उनको ऐसी जीन्स दें जिनकी यील्ड अच्छी हो जाए और वो डिजीज रेजिस्टेंस हो जाए, या फिर डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज। आपने न्यू वैरायटीज बनानी है जिनकी यील्ड पैदावार भी अच्छी हो
और वो डिजीज रेजिस्टेंस भी हो, उनको कोई बीमारी भी नहीं लगती हो। सो इस तरह से आप न्यू वैरायटीज बनाएंगे, और न्यू वैरायटीज बनाते हुए हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसकी यील्ड अच्छी हो और उसको कोई बीमारी ना लगती हो। अब जो प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज हम कैसे बना सकते हैं, तो न्यू वैरायटीज आर प्रोड्यूस्ड बाय नंबर 1 सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या प्रोसेस है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक तरीका ये होगा न्यू वैरायटीज का बनाने का, दूसरा तरीका होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, और तीसरा होगा टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। इन तीनों चीज़ों को हम देखते हैं कि न्यू वैरायटीज हम बनाकर अपनी फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो न्यू वैरायटीज हम कैसे बनाएंगे, तो पहला तरीका क्या है, वो है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। वर्ड हम यूज करते हैं ब्रीड। ब्रीड का क्या मतलब होता है, नस्ल, रेस। और ब्रीड, नस्ल बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, ब्रीडर। याद रखना कि ये बायोलॉजी में ज्यादातर वर्ड जिसके साथ ER लग जाता है, एक्सेलरेट से एक्सेलरेटर, एक्सेलरेट करने वाला, इनहिबिट से इनहिबिटर्स, ब्रीड से ब्रीडर, तो ये कुछ करने वाले के लिए वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं। नस्ल ब्रीड है और नस्ल बढ़ाने वाले को ब्रीडर कहेंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीडिंग, नस्ल कशी। एक होता है नस्ल कुशी, जीनोसाइड जिसको कहते हैं, नस्ल खत्म करना। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, मेरे पास गंदम से फॉर एग्जांपल मेरे पास गाय, 4 किस्म की गायें हैं। एक गाय उसमें से यह है कि वो दूध बहुत अच्छा देती है। मैं सिलेक्ट करूंगा कि नेक्स्ट जो बच्चा लेना है मैंने इस गाय से लेना है जो दूध बहुत अच्छा दे रही है। बाकी 3 गाय दूध अच्छा नहीं दे रही है, तो मैं उनको क्या कर दूंगा, उनको ज़बह करवा दूंगा, उन्हें कहूंगा गोश्त के बाद इसको ले जाए। तो इसको कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, कि आप चुनकर वो ब्रीड, उसकी नस्ल बढ़ाते हैं जो कि अच्छी है आपके लिए, आपकी प्रोडक्ट के लिए अच्छी है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होगा, प्लांट ब्रीडर होंगे जो प्लांट की ब्रीडिंग करेंगे, और एनिमल ब्रीडर होंगे जो एनिमल की ब्रीडिंग करेंगे। वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए और प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स को यूज करते हुए कि कहां पर आप जीन्स ऐड कर सकते हैं, किसकी जीन ज्यादा फेवरेबल है, इन प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स को यूज करके वो न्यू वैरायटीज बनाएंगे। प्लांट ब्रीडर ने न्यू वैरायटीज बनाई है, ज़ाहिर है प्लांट ब्रीडर हैं, वो प्लांट की वैरायटी बनाएंगे। थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडर हैव डेवलप्ड न्यू वैरायटी ऑफ व्हीट, गंदम की उन्होंने बनाई है न्यू वैरायटी। उसके बाद राइस, आप देखें डिफरेंट किस्म के राइस, सुपर बासमती, कर्नल, इस तरह के आपको मिलेंगे। इसी तरह से कॉर्न, मकई की डिफरेंट वैरायटीज उसने बनाई है। प्लांट ब्रीडर ने इन 3, चूंकि हमारे स्टेपल फूड का हिस्सा होती हैं, ज्यादातर हम खुराक इनसे हासिल करते हैं। प्लांट ब्रीडर ने इनकी नई नई वैरायटीज बनाई हैं। और एनिमल ब्रीडर ने क्या बनाई है, एनिमल की वैरायटी बनाई होगी। ज़ाहिर चिकन, आप देखेंगे ये चिकन कितना हैवी किस्म का चिकन है, इसका वजन कितना है, बहुत ज़्यादा है, गोश्त इसका अच्छा होगा। और काऊ, बहुत अच्छी गाय है जो कि बहुत अच्छा दूध दे रही है। और शीप, जिसकी ऊन बहुत अच्छी है, तो इसके अलावा ये दूध भी अच्छा देती है, इसका गोश्त भी अच्छा है। तो ये एनिमल ब्रीडर ने न्यू वैरायटीज बनाई हैं। और जो पोल्ट्री ब्रीडर हैं जिनका काम मुर्गबानी से होता है, मुर्गियां पालने से होता है, दे हैव डेवलप्ड ब्रॉयलर्स। ये जो आप मुर्गी इस्तेमाल करते हैं, ये चूजा होता है, 3 माह के अंदर ये तैयार हुआ होता है। ये क्या है, चूजा है, और ये 3 माह में तैयार हुआ है। ये जो आप इतना बड़ा चूजा आपको देख रहे हैं, आप नॉर्मल देसी मुर्गे को देख लें, कम से कम 6-7 माह लगते हैं उसको 1 किलो बनने में। तो ये जो आपकी प्रोडक्ट तैयार हुई है, 3 माह के अंदर ये तैयार होकर आपके पास आ गई है। तो ये क्यों, आपको क्विक, बहुत जल्दी एंड चीप, सस्ता वाइट मीट, जो जानवर का गोश्त है, परिंदों को छोड़कर बिल्कुल चिकन को, उसको हम रेड मीट कहते हैं और इसको व्हाइट मीट कहते हैं। रेड मीट में मायोग्लोबिन की अमाउंट ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये व्हाइट मीट का सोर्स है। और मीट में क्या होती है, प्रोटीन, तो प्रोटीन फार्म इनको हम कह रहे होते हैं। ब्रायलर बनाई गई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, टू रिपेयर समथिंग, टू मॉडिफाई समथिंग, और किस चीज को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमी को ध्यान में रखने आपने। देखिए इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज है उसकी रिपेयरमेंट पर इतना पैसा लगा दिया कि जो उसकी असल कीमत है इतने में तो नहीं मिल जाती है। तो इंजीनियर वो होता है जो कि इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, इक्तिसादियात को ध्यान में रखते हुए ज्यादा कोई कॉस्टली चीज ना बना पाए, ऐसी चीज बना दें जो लोगों की जो कुव्वत खरीद से भी ज्यादा हो, तो फिर वो आपका इंजीनियर तो नहीं हुए ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है हम जीन्स की इंजीनियरिंग करेंगे, हम जीन्स को रिपेयर करेंगे, जीन को रिप्लेस करेंगे, जीन को मॉडिफाई करेंगे।
सो ये एक मेथड है, इट इज अ टेक्नोलॉजी बाय विच वी कैन मल्टीप्लाई अ जीन, वी कैन रिपेयर अ जीन, वी कैन मॉडिफाई अ जीन, वी कैन रिप्लेस अ जीन। तो दिस मेथड इज कॉल्ड जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये बायोटेक्नोलॉजी का एक बड़ा फील्ड है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने जीन्स के साथ ज्यादा क्या करनी है, छेड़छाड़ करनी है। तो इसमें हम जीन्स पर डिजीज रेजिस्टेंस या ऐसी जीन्स हमने प्लांट में ऐड करनी है जो कि डिजीज रेजिस्टेंस उन प्लांट को डिजीज के खिलाफ प्रोटेक्शन देते हो। जैसे रस्ट फंगस लग रही है तो हम ऐसी गंदम बना लेते हैं जो रस्ट के खिलाफ क्या हो, रेजिस्टेंस हो, रस्ट फंगस से उसको ना लगे। तो ऐसी जीन जो कि रस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस देती है, डिजीज रेजिस्टेंस देती है, या कोई भी डिजायरेबल करैक्टर आप प्लांट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो आप टेक्निक यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब कोई भी ऐसा प्लांट देखें कि वर्ड यूज होगा ट्रांस का मतलब होता है फॉरेन, किसी दूसरी जगह से। मेरी बॉडी का कोई चीज नहीं है तो मेरी बॉडी के अलावा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मैं वो चीज ले रहा हूं, या स्पीशीज से, उसके लिए वर्ड हम कहते हैं ट्रांस। और जीनिक का मतलब होता है क्या जीन्स ले रहे हैं। तो सो ट्रांसजेनिक प्लांट इस टेक्निक के जरिए बनाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल इस टेक्निक के जरिए बनाते हैं। सो टेक्निक बाय विच फॉरेन जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्लांट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट। 2 in 1 डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, क्या याद रखेंगे आप। सो सिंपली मैं आपको डेफिनेशन, प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म हैविंग जीन फ्रॉम अदर सोर्स, या फॉरेन जीन इसको हम कहते हैं। फॉरेन का मतलब नहीं है लंदन से लाई है आपने, ठीक है। तो प्लांट्स हैविंग जीन फ्रॉम अदर सोर्स दीज आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट, या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं इनको, जीएमओज कहते हैं। एंड द मेथड बाय विच सच प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी वो टेक्निक जिसके जरिए आप ट्रांसजेनिक प्लांट बनाएंगे, न्यू जीन ऐड करेंगे, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। सो जो हमारा पहला फोकस ये था कि हम क्या करें, हम न्यू वैरायटीज बनाएं, और न्यू वैरायटीज बनाकर हम क्या करें, अपनी खुराक या प्रोडक्शन, प्लांट प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। ये पहला तरीका था जिससे फूड प्रोडक्शन साइंस ने हमारी हेल्प किया कि हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। और फूड प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था, हम प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज। और न्यू वैरायटीज हमने 3 तरीकों से बनाई हैं। कौन कौन से तरीके हैं? पहला जो तरीका न्यू वैरायटीज बनाने का था वो था हमारे पास सिलेक्टिव ब्रीडिंग। दूसरा तरीका हमारे पास क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और अगर आप एक प्लांट बनाने में कामयाब हो जाते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए, मैंने एक ऐसा प्लांट बना लिया, ऐसी गंदम की वैरायटी मैंने बना लिया जिसका जो सिट्टा है, फ्रूट बहुत ज्यादा है, यानी बहुत अच्छा फल दे रहा है, और उसका जो फसल है बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही वो डिजीज रेजिस्टेंस भी है। अब मैंने एक प्लांट बनाया, अब हर बार हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके बार बार एक न्यू प्लांट बनाने से बेहतर है कि जो एक प्लांट आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बना लिया उसी जैसे आइडेंटिकल बहुत से प्लांट बना रहे हैं। तो ये मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच ट्रांसजेनिक प्लांट आर मल्टीप्लाइड प्रोपेगेटेड इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो प्लांट के लिए टिश्यू कल्चर यूज करते हैं और एनिमल के लिए वर्ड क्लोनिंग यूज करते हैं। क्लोनिंग पर आगे फिर हम डिटेल वीडियो भी इस पर ऐड करेंगे। सो एक तो ये हो गया सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए हम न्यू वैरायटीज बना रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए, और फिर टिश्यू कल्चर के जरिए उनको प्रोपिगेट कर रहे हैं। अब आपने न्यू वैरायटीज प्लांट की बना ली हैं जिनकी फसल बहुत अच्छी है, तो फिर प्लांट्स को खतरा हो सकता है किससे, डिजीज से। तो फिर हम सेकंड पॉइंट है कि हमने प्लांट को प्रोटेक्ट भी करना है, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट। सो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट में जो सबसे पहला मेथड होता है, अब याद रखना कोई भी चीज, एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज हार्मफुल टू प्लांट या योर क्रॉप इज कॉल्ड पेस्ट। क्या मैंने बताया? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि अनवांटेड हो, हार्मफुल हो, उसको हम पेस्ट कहते हैं। जैसे आपने गंदम की फसल लगाई है, उसमें गुलाब का रोज प्लांट भी एक पेस्ट कहलाता है, क्योंकि वो सारा फर्टिलाइजर तो ले लेगा, आपकी फसल कम हो जाएगी। सो अब हम चाहते हैं कि हम इस पेस्ट से जान छुड़ाएं। ये क्या है? ये कोई ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ये हमेशा हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है। सो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पेस्ट।
इस पेस्ट को किल करना है हमने तो वर्डसाइड यूज करेंगे, तो हम केमिकल स्प्रे कर रहे हैं। जैसे आप इस बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ड्रोन, हमारे पास एक ड्रोन है, उसकी मदद से हम क्या ड्रोन की मदद से स्प्रे कर रहे हैं अपनी फसलों को। ये केमिकल स्प्रे करते हैं ताकि इसमें से हार्मफुल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए, मर जाए। इनको कहेंगे पेस्ट। ये पेस्ट क्या हो सकता है? ये कोई इंसेक्ट हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, ये कोई फंगस हो सकती है, फंगस पेस्ट हो सकती है, ये कोई जड़ी बूटी हो सकती है, हर पेस्ट हो सकती है, ये कोई चूहा हो सकता है जिसको रोडेंट पेस्ट कह सकते हैं, तो ये कोई मैमल हो सकता है। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के लिए हार्मफुल है उसको क्या कहेंगे, पेस्ट। और उसको खत्म करना है हमने, उसको तबाह करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, केमिकल। तो यूज ऑफ केमिकल या केमिकल दैट आर यूज्ड टू किल पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। सो what are pesticide? Pesticides are actually chemical used to kill plant pathogenic fungi। pathogenic fungi जो प्लांट को नुकसान पहुंचा रही हैं, डिजीज काज कर रही हैं। तो फंगस क्या ऑर्गेनिज्म है, तो ये कोई फंगस पेस्ट हो सकती है या इंसेक्ट है। तो कोई भी केमिकल दैट इज यूज्ड टू किल प्लांट पेस्ट, चाहे वो फंगस है चाहे इंसेक्ट है, जो कि क्या कर रही है, विच वीकन द प्लांट, जो प्लांट को कमजोर कर रही है। बाज तो डिजीज काज करके कमजोर कर रही है और बाज उनका खुराक खाकर, अगर जड़ी बूटी है तो उसकी खुराक खाकर, फर्टिलाइजर लेकर वो उसको कमजोर कर रही है। एंड रिड्यूस द यील्ड, आपकी पैदावार, आपकी खुराक कम हो सकती है। सो सच केमिकल दैट इज यूज्ड टू किल पेस्ट इज कॉल्ड, केमिकल इज एक्चुअली पेस्टिसाइड। और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, वो पेस्ट है। अब पेस्टिसाइड्स की एग्जांपल्स, अगर आप फंगस को किल कर रहे हैं तो फंजीसाइड्स होंगे, अगर इंसेक्ट को किल कर रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड। इनके बहुत से नुकसान हैं। सबसे पहला जो नुकसान इनका है वो है टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम टू ह्यूमन। आप स्प्रे कर रहे हैं, ये सारी जो स्प्रे हैं, केमिकल्स हैं, ये आपकी गंदम की फसल के अंदर जा रही हैं, उसके बीज के अंदर जा रही हैं, आप ये आपकी सब्जी के अंदर जा रही हैं, आपके एप्पल के अंदर जा रही हैं। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इफ यू टोटली पील ऑफ द एप्पल स्टिल सम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रिमेन इन इट, आप मुकम्मल उसका छिलका उतार दें फिर भी कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये केमिकल है तो आपके लिए टॉक्सिक है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आप बड़े लेवल पर इसको स्प्रे कर रहे हैं हवाई जहाज की मदद से, जिसको एग्री प्लान कहते हैं, एग्री प्लान की मदद से स्प्रे कर रहे हैं। रात को बारिश हुई, सारी की सारी पेस्टिसाइड पानी में चलेगी तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगी। और सबसे बड़ा इसका खतरा यह है कि रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, यानी कि वो पेस्ट डीट हो सकते हैं, यानी ये बार बार आप स्प्रे कर रहे हैं, मारी नहीं रहे, वो एंजॉय कर रहे हैं आपने जो उसको स्प्रे कर रहे हैं उसमें, तो वो आगे से, जैसे होता है ना, बाज का बंदे पर हम पानी फेंक रहे होते हैं उसको ताकि वो गीला और डरे, तो बाज का वो आगे से नाचना शुरू करते हैं, मुझे तो मजा आ रहा है। तो बात यही है कि पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस हो जाएंगे, उनको कोई नुकसान ही नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम्स होगी कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए वो केमिकल कारगर साबित नहीं होगी। सो ये था हमारे पास यूज ऑफ पेस्टिसाइड। लो, हमने देखा कि पेस्टिसाइड के तो नुकसान हैं, तो हम क्यों ना ऐसी पेस्टिसाइड यूज करते हैं जो कि लिविंग इन ओरिजिन हो, तो इनको क्या कहेंगे, बायोपेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड, दीज आर द केमिकल दैट आर यूज्ड टू किल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दीज पेस्टिसाइड दैट आर लिविंग इन ओरिजिन, दीज आर कॉल्ड बायोपेस्टिसाइड। जैसे से फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर ये एक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट प्लांट के पत्ते को क्या कर रहा है, ये लार्वा है, ये उसको तबाह कर रहा है, पूरा पत्ता ये खा जाएगा फीडिंग के तौर पर। तो पौधों के पत्ते जब तबाह हो जाएंगे तो उनकी नस्ल खराब हो जाएगी, ज़ाहिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम इस पर एक बैक्टीरियल स्प्रे हैं, बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है, उसका जीनस है बैसिलस, तो उसको बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया या बीटी बैक्टीरिया कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, बीटी बैक्टीरिया, बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया, ये उसका साइंटिफिक नेम है। ये बैक्टीरिया ऐसे हैं कि इनके ये केमिकल पॉइजन खारिज करते हैं, जहर खारिज करते हैं, क्लियर, वो जहर पैदा करते हैं। सो बीटी, वो जो बैक्टीरियल स्प्रे हैं, हम बजाय केमिकल स्प्रे करने के लिए हम बीटी स्प्रे करेंगे, बैक्टीरियल स्प्रे करेंगे। वो बैक्टीरियल स्प्रे किसके साथ, इस इंसेक्ट के साथ जब भी टच होंगी तो ये क्या खारिज करेंगी, बैक्टीरिया पैदा करेगा टॉक्सिन, वो टॉक्सिन जाकर उसकी जो गट के अंदर चला जाएगा और उस पूरे इंसेक्ट को क्या करेगा, तबाह कर देगा। सो हमने मारा फिर भी क्या है, इंसेक्ट ही मारा है, लेकिन डायरेक्ट केमिकल स्प्रे करने के बजाय हमने बैक्टीरिया स्प्रे किए हैं, और बैक्टीरिया क्या है, वो टॉक्सिक नहीं है। सो वो क्या करेंगे, उस इंसेक्ट के साथ अटैच हो जाएंगे और उसमें टॉक्सिन पैदा करके मार देंगे। जैसे आप किसी इंसान को अगर मारना चाहते हैं तो आप बजाय उसको
कैसे मारें, गोली मार के उसको मारें, या आप उस पर बहुत बाहर से केमिकल फेंकने के बजाय आप उसको खाने के अंदर जहर डाल देते हैं या बैक्टीरिया डाल देते हैं, उसको बीमारी लगती है और बैक्टीरिया उसको डैमेज कर देते हैं। सो कंट्रोल ऑफ हार्मफुल पेस्ट बाय यूजिंग बैक्टीरियल स्प्रे इज कॉल्ड बायोपेस्टिसाइड। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल। अक्सर ऐसा होता है कि घर में अगर चूहा तंग कर रहा है ना तो हम बिल्ली छोड़ देते हैं। तो चूहा क्या है, हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसको इसी के नेचुरल प्रेडेटर, इसका कुदरती दुश्मन हम यूज कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। सो कंट्रोल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अदर प्रेडेटर या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम क्या कर रहे हैं, हम एक हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना केमिकल यूज कर रहे हैं ना बैक्टीरियल स्प्रे यूज कर रहे हैं, हम क्या करते हैं उसका नेचुरल प्रेडेटर ढूंढते हैं, यानी उसको कौन खाने वाला है। जैसे चूहा चूहे को खाने वाला कौन है, बिल्ली है, बिल्ली छोड़ देंगे फसल में और सारे चूहों को मार देगी, बजाय हम चूहे की गोलियां उसमें लगाते फिरे। सो जैसे एक वालनट ट्री है, अखरोट का दरख्त, उस पर ये एफर्ट है, ये अटैक करती है। ये एफर्ट क्या करती है, उसके इसका ये इस तरह से ना प्रोबोसिस, ये माउथ होता है ट्यूबुलर माउथ, ये उसको पंक्चर करती है और उसके फ्लोएम तक ले जाती है, पंक्चर करके उसके फ्लोएम तक चली जाती है। अब जब जैसे ये फ्लोएम तक जाएगी तो उसके फ्लोएम में से फ्लोएम जूस लेकर ये पीती रहती है। कितना पी लेगी यार, थोड़ा सा ही पिएगी ना, पी के चली जाए, लेकिन नुकसान क्या होगा कि इसमें पंक्चर हो जाएगा, फ्लोएम जूस लीक हो जाएगा, प्लांट पूरा तबाह हो जाएगा। तो ये जो एफर्ट है, ये सारी की सारी एफर्ट जो होती है, ये अटैक करती है किस पर, वालनट ट्री पर अटैक कर रही है, अखरोट के दरख्त को। इसको एक मक्खी है जिसको हम कहते हैं वास्प, ये उसकी कुदरती दुश्मन है, नेचुरल प्रेडेटर है इसका। हम वास्प छोड़ेंगे, वो आकर इनको खा लेगी, उसका भी पेट भर गया और हमारा अखरोट का दरख्त भी बच गया। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, कंट्रोल ऑफ ए हार्मफुल ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप कंट्रोल करें, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। सो अब हम हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को, इफ यू आर killing harmful pest by using chemical, तो this is called pesticide।